नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। इस खास प्रोग्राम में आज 14 सितंबर और आज हिंदी भाषा दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, जातियां समेत कई भाषा बोली जाती है। कई मराठी, कई बंगाली, तो कई मद्रासी, कई पंजाबी बोली जाती है। राजस्थानी भी भाषा बोली जाती है। ऐसे में भारत देश में तकरीबन सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग हिस्सों में। विभिन्न जातियों से समावेश भारत देश की आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और इसके बाद देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा का जो सम्मान मिला वो देश की राज्य भाषा के रूप में वो मान्यता दी गई। लेकिन इतने से बाद भी बावजूद इस अब तक अपनी अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रही है वो है हिंदी भाषा। आज़ादी के बाद से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 की देश की राजभाषा बनने के बाद हर साल 14 सितंबर जो है वो 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है और इस भाषा का जो महत्व है वो लोगों को, आम जनता को समझा जाता है। पेश है खास रिपोर्ट। अभिव्यक्ति के कई माध्यम हैं, उनमें संवाद, मुद्रा और स्पर्श ये माध्यम ज्यादा असरदार हैं, जिनके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस संवाद के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। भारत में कई भाषाएं हैं, जिसमें हम हिंदी भाषा का प्रयोग हमारे रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। आ आ आ आ हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा है। भारत में लोग ज्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आज हम इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हर साल 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस भारत में मनाया जाता है। यह दिवस हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़े सम्मान का दिन है। भारत में 3/4 लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। जिस भाषा ने भारत को स्वतंत्र होने में अहम भूमिका निभाई, स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी जैसे बड़े हस्ती अक्सर हिंदी भाषा का प्रयोग किया करते थे। हिंदी भाषा हमें एक दूसरे से जुड़ने का मौका देती है, लेकिन बदलते युग में हिंदी भाषा कहीं खो सी गई है। बदलते युग में नई पीढ़ी के साथ हिंदी की परिभाषा भी बदल सी गई है। बदलते युग में लोगों ने अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दे रखा है और हिंदी छोड़ अब अंग्रेजी का अपने जीवन में ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं। बच्चों की दुनिया में भी अंग्रेजी की होड़ लगी हुई है। विदेशी चलन को अपनाते अपनाते कहीं न कहीं हिंदी भाषा भारत से विलुप्त होती जा रही है। आज हिंदी भाषा दिवस पर हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम हिंदी भाषा का अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। जैसा कि आपने देखा खास रिपोर्ट के जरिए कि क्या हिंदी भाषा का महत्व है और 14 सितंबर को ये दिन क्यों मनाया जाता है। वैसे तो साल के 360 दिन, 65 दिन जो है वो हर एक दिन हिंदी भाषा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि आज 14 सितंबर को ये मान्यता प्राप्त हुई इस भाषा को, इसलिए ये दिवस जो है 14 सितंबर हिंदी भाषा दिवस के नाम से मनाया जाता है। और इस बात पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है दो मेहमान जिनका मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। पहले है लालचंद यादव जी जो अध्यापक है हिंदी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रमेश चंद्र राठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे मेरा पहला सवाल जो अध्यापक जी हैं लालचंद यादव जी, इनसे है कि क्या ज़रूरत है हमें हिंदी भाषा दिवस मनाने की, जबकि हिंदी भाषा जो है वो देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है, माध्यम की भाषा है, संवाद की भाषा है। इसके बावजूद
क्या आपको लगता है कि हिंदी भाषा दिवस एकमात्र दिवस मनाने से क्या हिंदी का अस्तित्व टिकाया जा सकता है? ऐसा है, हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहा है। जी। उस समय अंग्रेज़ अपनी भाषा का प्रचार प्रसार किए और चूँकि उनको दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क चाहिए थे, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा का कैसे प्रचार हो और कैसे उनका काम, उनका व्यापार, उनका प्रशासन अधिक से अधिक कारगर हो, इसलिए उन्होंने सारी सरकारी कामकाज का हिस्सा जो है अंग्रेजी भाषा में शुरू किया। और स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, क्योंकि हमारे देश में कई भाषाएं और बोलियां हैं, सैकड़ों में उनकी संख्या है, और जितने भी हमारे प्रांत हैं उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें भी हर प्रांत में भी कुछ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं। तो चूँकि एक पूरा देश विभिन्न प्रकार की भाषाओं और बोलियों के बोलने वाले लोगों से भरा पड़ा है, और शासन में मुख्य रूप से उस समय अंग्रेजी का ही वर्चस्व था। जो लोग शासन में थे वो भी इंग्लिश का ही, अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते थे, सारे सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होते थे। जी। तो चूँकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक बैग अचानक पूरे देश में कोई एक ऐसी भाषा नहीं थी जिसको लेकर हम अपने प्रशासन का काम काज चला सकें। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय जो हमारे नेता थे, अग्रगण्य लोग थे, उन्होंने ये सोचा, इस पर विचार किया कि इतना बड़ा देश है और जहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, उनको कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए एक राष्ट्र की भाषा के रूप में। तो चूँकि हिंदी ही अधिकांश हिस्सों में, पूरे उत्तर भारत में देखिए तो हिंदी ही वर्चस्व थी। जी जी। तमाम लोग हिंदी के ही जानकार थे, हिंदी में बातचीतें होती थी। ऐसे में जब महाराष्ट्र से या गुजरात से या बंगाल से या देश के विभिन्न प्रांतों से जो लोग नेता थे जो आए, जो देश की आज़ादी में भाग लिए, उन्होंने महसूस किया कि इन जो देश के अंतर जो भाषाएं हैं, हमें हिंदी को ही सबसे अधिक कारगर भाषा के रूप में काम करने का अवसर मिले, तो इस भाषा को हम राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दे सकते हैं। उन्होंने ये सोचा कि अगले 10 वर्षों तक हमारा शासन जो है वो हिंदी भाषा में कामकाज करने लगेगा, लेकिन दुर्भाग्य था कि अंग्रेजी पसंद कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हिंदी को ऊपर आने ही नहीं दिया। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आज भी उतनी ही ज़रूरत है। मेरा अगला सवाल है रमेश चंद्र राठी जी से। राठी जी, आप पेशे से वकील है, एडवोकेट है, तो आपके लिहाज से क्या हिंदी भाषा कामकाज की भाषा 100% 100% हो चुकी है आपके दफ्तर में, या बाकी जो कार्यालय है वहाँ पर भी हिंदी का उचित उपयोग होता है? आपस में जब हम बात करते हैं, अगर हम इनकम टैक्स, सेल टैक्स ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जाते हैं जी। जब हम आपस में बात करते हैं ऑफिसेज, तो जनरली हम हिंदी में ही बात करते हैं। परंतु अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कॉरस्पॉन्डेंस होता है तो हिंदी में कॉरस्पॉन्डेंस करना थोड़ी तकलीफ आती है। इसका मेन कारण ऐसा है कि हमने जो कानून सीखे हैं, हमने जो लॉ सीखे हैं, वो अंग्रेजी भाषा में सीखे हैं और उसको हिंदी में रूपांतरण करने में काफ़ी बार तकलीफ आती है। परंतु आजकल कंप्यूटर के ज़माने में ऐसे प्रोग्राम बने हुए हैं कि आप भले अंग्रेजी में लिखें परंतु उसका ट्रांसलेशन हिंदी में होकर प्रिंट आउट हो सकता है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम अंग्रेजी माध्यम से भले ही पढ़े हुए हैं, हिंदी माध्यम से उसको कन्वर्जन करके और धीरे धीरे उस हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के कॉरस्पॉन्डेंस भाषा में लेके आ जाएं, जिसके हम पत्र व्यवहार जो वो भी हम हिंदी में करें, तो हमारे देश में हिंदी का पूरा प्रचार बहुत जोर से अच्छी तरह से हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर लालचंद जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जिस तरह से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है आजकल, हमने देखा कि जो भाषा के माध्यम है काफ़ी तादाद में बढ़ चुके हैं, मतलब इंटरनेट है, मेल है, मैसेज है, इन सभी माध्यमों का हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें इंग्लिश भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है। कोई भी SMS हो या मेल हो,
वो हम अंग्रेजी में अंग्रेजी में भेजना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सुविधाएं हैं, फॉन्ट ज़्यादा अवेलेबल है। तो क्या आपके विचार से, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि हिंदी के जो फॉन्ट या जो माध्यम हिंदी को यूज़ होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, वो इस माध्यम, नया जो तरीका है, तकनीक है, उसमें कम हो रहा है इसका इस्तेमाल। इसकी क्या वजह आप बताएंगे हमें? हिंदी भाषा को प्रयोग में जहाँ तक सवाल है, तो आज जितने भी सोशल साइट्स हैं या मीडिया है, सब में हमारी समझ से तो अब हिंदी बढ़ रही, हिंदी का प्रयोग लोग ज़्यादा करने लगे हैं। जी। भले ही कुछ लोग जो है वर्तनी इंग्लिश की ले लेते हैं, लेकिन शब्द हिंदी के प्रयोग करने लगे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अब आगे आने वाले समय में हिंदी के साथ ऐसा कोई सौतेला व्यवहार नहीं होने वाला है। जी। हिंदी का मार्ग और प्रशस्त होगा। राठी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि किताबें पढ़ना आजकल बहुत कम हो गया है, और किताबें पढ़ने के बाद जो व्याकरण का हमें जो व्याकरण समझ में आता है, वो भी आज की जनरेशन में काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए व्याकरण की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका मानना है, जो कि बहुत गलत है। तो क्योंकि आजकल माध्यम ज़्यादा है, वीडियो, ऑडियो, इसका ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पढ़ने से ज़्यादा। ई बुक भी है, लेकिन ई बुक मेरे ख्याल से ज़्यादा उसकी पहुंच नहीं है। तो क्या आप चाहते कि जो छात्र हैं या हमारे यंग जनरेशन है, वो थोड़ी सी आलसी हो गई इस विषय पर के बारे में? मैं यहाँ तक ये कहूँगा कि आलसी नहीं है, ये एक ऐसा हो गया है कि फास्ट मीडिया हो गया है। फास्ट मीडिया के अंदर कंप्यूटर का उपयोग करना, कंप्यूटर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना होता है। परंतु ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए, पढ़ाई करने से और किताब पढ़ने से दिमाग के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो एक अलग तरीके से होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेमोरी पावर। जी। अगर हम किताब पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा फील होता है कि हमारी मेमोरी पावर क्या है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जो आज आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, और मैं अगर घर जाके ये याद करने की कोशिश करूँ कि आपने मुझे क्या पूछा था, या मैं किताब के अंदर जो पढ़ता हूँ और वो मैं एक आधे घंटे के अंदर कितना उसे रिपीट करके वैसा का वैसा रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो जिसको हम कई बार ऐसा करते हैं कि कोई बच्चा रटोरिया होता है, रटोरिया मतलब वो किताब पढ़ के रट के उसको ऐसे कर देता है, तो उसको समझ नहीं पाता है। तो कहने का मेरा यहाँ तात्पर्य ये है कि बुक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी मेमोरी क्षमता है जो बुक से डेवलप होती है। बिल्कुल। ऐसा मैं सोचता हूँ। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, तो हम सारे नंबर लिख कर रखते थे और सारे नंबर हमें याद होते थे, और जब नंबर डायल करते थे उस वक्त भी वो डायल करते करते हमें वो नंबर याद होते थे। लेकिन आजकल मोबाइल आने के बाद अगर मोबाइल घूम जाता है तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हमें कुछ नंबर याद नहीं रहते। तो मतलब तकनीक का उपयोग जिस तरह से हम करें, उसका अच्छा भी इस्तेमाल है, अच्छा उपयोग भी है, साथ ही साथ उसका दुष्परिणाम भी है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? राठी जी, आप? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो पूरे शरीर को चलाने वाली जो 5 इंद्रियां हैं, जिसके अंदर आँख जो देखने का काम करती है, दिमाग सोचने का काम करते हैं, कान मेनली सुनने का काम करते हैं। ये सब इंद्रियां एक साथ हम जब यूज़ करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि भाई टेलीफोन नंबर याद नहीं रहते हैं, टेलीफोन नंबर को हम डायरी में देखते थे, देखने के बाद में वो हमारे दिमाग के अंदर कहीं कहीं एक आइडियोलॉजी में फिटिंग हो जाते थे, और वो फिट होने के कारण कई बार ऐसा होता है अननोन भी हम अगर टेलीफोन घुमाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है इसके बाद 4 है, इसके बाद 8 है, और किसी तरीके से जो है। अब हमें ये मालूम है कि मेरे मोबाइल में नंबर फीड है, मैं ये बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे, तो मैं क्यों याद करूं। तो मैंने मेरी वो जो क्षमता है याद करने की, स्मरण क्षमता, उसको कम कर दी है, सोचने की क्षमता और कम्युनिकेशन गैप को बढ़ा दिया है। तो कुछ चीज़ें हमें फास्ट मिल गई, कुछ चीज़ हम छोड़ रहे हैं। मेरा बहुत आगे जाके जी, मेरा अगला सवाल यादव जी से है, जो अध्यापक है। सर, आप बच्चों को पढ़ाते हैं और काफ़ी आपने इस प्रोफेशन में वक्त गुजारा है, तो क्या आपको लगता है कि आज पढ़ना काफ़ी कम हो गया है? जिस तरह से पहले पढ़ाई होती थी, लोग
लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते थे, आज ई बुक की सुविधा है लेकिन लोग उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं। तो क्या पढ़ने का चलन आज कम हो चुका है आपके नज़रिए से? हाँ, ये कहना आपका कुछ हद तक सही है जी। कि पहले की अपेक्षा आज बच्चे पढ़ना कम चाहते हैं। पहले पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते थे, अब उनमें किताबों को लेकर रुचि कम होती जा रही है और तरह तरह के जो मीडिया के साधन आते जा रहे हैं नए नए, उनकी ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। और एक बात इससे स्पष्ट है कि पहले जब लोग पुस्तकों में ध्यान लगाते थे तो उनकी मेमोरी पावर जो है, याददाश्त काफ़ी अधिक अच्छी होती थी। जी जी। और आज जैसा आपने इसके पहले पूछा था कि भाई याददाश्त कुछ कमज़ोर होती है, हम नंबर मोबाइल पहले लिख कर रखते थे, आज उसका कम उपयोग होने लगा है, मोबाइल में सेट हो जाता है और हम वही नंबर दबाकर उन नंबरों को याद करते हैं। तो पहले किताबों को पढ़कर तमाम बच्चे जो हैं कविताएं याद कर डालते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज किसी बच्चे से पूछिए तो कोई कविता शायद ही उसे याद मिले, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बच्चे जो हैं पुस्तकों में ज़्यादा रुचि लेते थे और उनकी याददाश्त शक्ति बढ़ती थी इससे। आजकल जी हाँ, आपके बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल पढ़ना कम हो गया है और इसी वजह से जो बोलचाल की भाषा है उसमें भी फर्क आ चुका है। जैसे मुंबई में हम रहते तो हम मुंबई या हिंदी का प्रयोग ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और क्या आपको लगता है राठी जी कि इस मुंबई का हिंदी जो खतरा है वो हिंदी भाषा के अस्तित्व को है? मैं नितिन भाई आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, जी। क्योंकि हिंदी भाषा का कभी भी अस्तित्व खतरे में नहीं आ सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इतने साल हमारे ऊपर राज्य किया, हमारी पूरी संस्कृति को उन्होंने भ्रष्ट करने की कोशिश की, हमारे ऊपर अंग्रेजी थोपी गई, ऑफिसों में अंग्रेजी ज़बरदस्ती से हमें पढ़ना पड़ा, किताबों के अंदर पढ़ना पड़ा, फिर भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ही जगह मिली। मैं आपको एक उदाहरण कुछ देने चाहता हूँ कि आज भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारे देश में हिंदी फिल्में चलती है, बिल्कुल, लोग बिल्कुल। आज भी हिंदी देखते हैं। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ कि विश्व के अंदर 121 करोड़ के आबादी लोग हिंदी भाषा को जानते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये करीब विश्व की टोटल पॉपुलेशन की 17.5% के आसपास हिंदी लोग जानते हैं। तो इन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी भाषा के ऊपर कोई खतरा है। हाँ, एक बात जरूर है कि लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि हिंदी भाषा बोलने से मैं न कि पढ़ा लिखा नहीं माना जाऊंगा। ये उनकी सोच गलत है। मैं यहाँ आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वो जापान गए थे, वहाँ भी उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, उनको उन्होंने हिंदी से स्वागत करने के लिए प्रेरित किया। ये इस बात का लगता है कि यथा भूप तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और मैं खुशी के साथ बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हिंदी भाषा के बहुत बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और ऐसी भाषा बोलने से आने वाले समय में विश्व के अंदर भी एक पता पड़ेगा कि हिंदी प्रवाहित तरीके से बोलने से कितना लोगों को समझ आता है, कितना अपनी विचारों को दूसरों को हम समझा सकते हैं। जी, जी, ऐसा मैं सोचता हूँ, इसमें कहीं मुझे खतरा नहीं है। हाँ, बम्बई की कुछ अलग शब्द जुड़ जाते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे एक हिंदी का अपने बम्बई का डायलॉग है, अत्ता माली सटकली, अगर हम ये शब्द कहते हैं तो भी हमें समझ में आता है कि भाई अब मेरा थोड़ा सा जी बिल्कुल। आज चूंकि 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है, इस मौके पर हमने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की और जाना कि क्या उनका कहना है हिंदी भाषा के दिवस पर और क्या हिंदी भाषा का उनको कितनी ज्ञात है हिंदी भाषा और उसके दिवस का अस्तित्व। देखते हैं क्या कुछ कहा आज के छात्रों ने इस दिवस के मौके पर। मुझे जानकारी थी लेकिन इतना नहीं मालूम था हिंदी दिवस के बारे में। ये मालूम था कि हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने ये दिवस निकाला था। चाहती हूँ कि हम इंग्लिश अनुवाद कम करें, हम हिंदी की भाषा ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन हमें गर्व होना चाहिए, ना कि इसको डिसॉल्व करना चाहिए। कोई कोई स्कूल होते हैं जो हिंदी मीडियम होते हैं, मुझे लगता है कि हिंदी एक कंपलसरी भाषा हो जानी चाहिए कोई कोई स्कूलों में। हिंदी ज़्यादा उपयोग करें, ये मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादातर हिंदी भाषा इस्तेमाल करने पे
प्रेशर डाले। इसको राष्ट्रभाषा के रूप में जैसे हमने अपने देश के प्रधानमंत्री और सभी देश ने राष्ट्रकवियों ने इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया है, वैसे इसी के ऊपर भार देना चाहिए। जैसे इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश में इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वैसे अपने हिंदी भी अपने को इसको भी इंटरनेशनल लैंग्वेज बनानी चाहिए। तो हमारे स्कूल्स में, हमारे प्राथमिक स्कूल जो होती है, स्टडीज़ जहाँ करते हैं, वहाँ पे टीचर्स को ज़्यादा प्रेशराइज होना चाहिए कि वो भी कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार वो भी है कि अगर वो ज़्यादा हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे, हिंदी भाषा उपयोग नहीं करेंगे, तो बट ऑब्वियसली हम हिंदी कम बोलेंगे, हम इंग्लिश। जैसा कि हमने देखा कि छात्र भी, आज की जनरेशन भी बगैर इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल किए पूरी हिंदी साफ सुथरी नहीं बोल पाती। तो इसलिए मेरा कहना है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप में, संवाद में या लिखाई में भी जिस तरह से हम संवाद साधते, कम्युनिकेट करते हैं, उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग होना ही चाहिए। तभी हम हिंदी भाषा को ज़्यादा एक जो ओहदा मिलना चाहिए उस ओहदे तक पहुंचा सकते हैं। मेरा सवाल है हमारे अध्यापक लालचंद यादव जी से कि क्या हिंदी भाषा को और बढ़ावा देने के लिए और उसको ज़्यादा महत्व प्राप्त करने के लिए क्या हमारे तरफ से प्रयास किए जा सकते हैं? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए अब देखिए, जैसे फिल्में हैं जी, फिल्में एक सशक्त माध्यम है हिंदी भाषा को प्रचारित करने के लिए। भले ही उसमें कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा के आ जाते हैं या दूसरी भाषाओं के आ जाते हैं, लेकिन हमारी हिंदी की यह विशेषता है कि वह दूसरी भाषाओं के शब्द को आत्मसात कर लेती है और इससे भाषा और प्रवाहमयी बनती है। इससे घबराने कोई बात नहीं है। और जैसे और भी संचार साधन हैं जी, जी, उनके द्वारा हिंदी में देखिए गद्य और पद्य की जो विधाएं हैं, हमारे संस्कृत साहित्य के सारे अधिकांश जो वेद लिखे गए हैं वो सभी पद्य में हैं। जी। पद्य में याद करना सुविधाजनक होता है, आसानी होती है। तो छोटी कविताएं जैसे कबीर के दोहे और उनके पद अनपढ़ गंवार लोग भी आसानी से याद करके और गाँव में गाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो कविता के माध्यम से हम हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और अच्छे संवाद, बहुत से लोगों को फिल्मों के संवाद जो हैं, जो हिंदी भाषी नहीं हैं, वो भी हिंदी फिल्मों के संवाद बोलते हैं, उनको अच्छा लगता है। जी, जी। तो ये संवाद कौशल बढ़ाकर आपस में जब हम लोग मिलते हैं, कहीं न कहीं दूसरी भाषा भाषी के लोग आते हैं, तो अक्सर देखते हैं हम हिंदी का प्रयोग यहाँ बम्बई जैसे शहर में आपस में बातचीत करते हैं तो हिंदी का, भले ही टूटी फूटी हिंदी आती हो, कोई दक्षिण का है, कोई पश्चिम का है, कोई बंगाल से है, फिर भी यहाँ हिंदी संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। जी। तो धीरे धीरे ये हिंदी का बढ़ावा होता ही जाएगा। ज्यों ज्यों लोग मिलेंगे, दुनिया छोटी कर दिया है संचार माध्यम ने आजकल, तो ज्यों ज्यों ज़्यादा लोग मिलेंगे आपस में और हिंदी में धीरे धीरे बातें होती रहती हैं, उसका प्रचार प्रसार भी उसी क्रम में होता रहेगा। मेरा मानना है कि हिंदी एक इतनी समृद्ध भाषा है कि जितने विकल्प हिंदी में है उतने कई और भाषा में न हो। मैं एक यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे आसमान शब्द है, आसमान को अगर हिंदी में देखा जाए तो 4 विकल्प या ज़्यादा भी विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि गगन, आकाश, नभ, अंबर। आसमान को इतने सारे विकल्प है, इतने सारे शब्दों से हम आसमान को संबोध सकते हैं, संबोधन दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इतनी समृद्ध भाषा होने के बाद भी क्या उसका अस्तित्व खतरे में है? ये आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा राठी जी से। अस्तित्व खतरे में नहीं है। मैं इसके हिंदी के प्रचार के लिए मैं भारत देश की महिलाओं से निवेदन करूंगा कि अगर वो अपने बच्चों को शुरू से थोड़ा सा हिंदी में संवाद करें तो ये बच्चे जो आगे चल के अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करें। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है और अपना संवाद करने के लिए बोलने जाए तो माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। माँ एक ऐसी महिला है, उसकी ऐसी साथी है बच्चे की जो उसे भाषा सिखाती है। तो भाषा का ज्ञान के लिए अगर हमारे को हिंदी में करना है तो हमारे देश की महिलाओं को इसका एक क्या बोलते हैं कि पूरा लेना पड़ेगा, जुनून करना पड़ेगा कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ हिंदी में ज़्यादा संवाद करें और हिंदी में बात करें
तो वो बच्चे ज़्यादा डेवलप होंगे और ज़्यादा होंगे। क्योंकि आज भी हम कहते हैं किसी बच्चे को तुम्हारी मदर टंग क्या है, तो हम जनरली यही कहते हैं कि मेरी मदर टंग के हिसाब से बच्चा आगे डेवलप होता है, बिल्कुल। ये करना चाहिए। दूसरा, इस देश के अंदर कविताओं के माध्यम से। तीसरा, ऐसा सोचा जाता है कई बार कि हिंदी में हम अच्छा नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी में हम स्पीच देंगे तो लोगों में प्रभाव पड़ता है, ये एक गलत भावना है। मैं कुछ साल पहले एक मारवाड़ी और गुजराती और व्यापारियों की संस्थाओं का अध्यक्ष था, मरीलैंड जूनियर चैम्बर का। मैंने वहाँ एक ऐसा देखा कि भाई जब हम स्पीकर लाते थे, ये लाते जो अंग्रेजी में बोलते थे, तो ऐसा लगता था कि हाँ बहुत अच्छा बोला है, ये है। तो मैं देखते थे कुछ हमारे जो सदस्य थे वो अपने आप को हिचकिचाहट मेहनत करते थे, वो बोल नहीं पाते थे। तो मैंने वहाँ एक ऐसा किया कि पब्लिक स्पीकिंग कोर्स हिंदी में कंडक्ट किया, ताकि जनता के अंदर कि धारावाहिक हम हिंदी कैसे बोल सकें, हम हमारी भावनाओं को हिंदी में कैसे बिना अटके बिना किए एक प्रवाह में बोल सकें। जैसे हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदी के अंदर एकदम एक प्रवाह से बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इस तरीके से ज़्यादा किया जाए। हमारे आइकॉन जो हैं फिल्म स्टार अमिताभ जी बच्चन, जिनके पिता हरिवंश राय बच्चन, आज भी उनकी मधुशाला जो कविता है जब वो सुनाते हैं तो लोग पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है उसको सुनने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक ऐसी ऐसी कविताएं हमारे देश में हैं, ऐसी कवि हैं, ऐसी मृदु भाषा है। अब आपको एग्जांपल है लता मंगेशकर जो हिंदी में जो गाने गाती है, जिस प्रकार से उसकी भाषा है, जिस प्रकार से उसकी लय निकलती है, एक ऐसा लगता है कि हम एक कोयल की भाषा को अपने कानों में, तो कानों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो अंग्रेजी भाषा से ज़्यादा मैं ऐसा सोचता हूँ कि हिंदी भाषा कर्णप्रिय है, कानों बिल्कुल। हिंदी भाषा बहुत मधुर है, कर्णप्रिय है, और इस भाषा को और हमारे घर से बच्चों को संस्कृत कर हम इस भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ उनकी भाषा ठीक हो, संवाद ठीक हो, इसके लिए घर से माँ का दायित्व बनता है, पिता का दायित्व बनता है कि वो बच्चों से हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप करें और इस भाषा को बढ़ावा दें। मैं यहाँ कार्यक्रम के अंत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राठी जी का, साथ ही साथ यादव जी का, कि उन्होंने हमारे साथ यहाँ इतनी सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और साथ ही साथ अपना वक्त हमारे साथ इस चर्चा को दिया था। फिलहाल इस दिन के अवसर पर हम यहाँ एक प्रण करना चाहते हैं कि आप भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा और हिंदी भाषा को ही बढ़ावा दें। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।